Hello students, today we are discussing our next topic, that is generations of computer. So today we are discussing about different generation of computer. यहाँ आपको मैंने एक पिक्चर शो किया है. इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर की हमने 5 जनरेशन शो की है और उन 5 जनरेशन कंप्यूटर की स्पेशलिटी यानी उसकी फीचर यानी वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी वो भी हमने यहाँ पर शो किया है. जैसे देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि किस टाइप के वो शो होते थे. उस टाइम में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैसे दिखते थे. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की भी इमेज हमने आपके सामने रखी है. हमने यहाँ इमेज भी बताई है आपको कि उस टाइम के जनरेशन के कंप्यूटर किस तरीके के हुआ करते थे. तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक कमरे के बराबर कंप्यूटर हुआ करते थे. उस कंप्यूटर की वर्किंग जो थी वो थी वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड. नाउ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो बेस्ड थे वो थे ट्रांजिस्टर पे. एंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वो थे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी वहाँ पर आईसी चिप लगा करती थी जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं. एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वहाँ पर आपके माइक्रो प्रोसेसर आ चुके थे. ठीक है, यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट इस टाइम पे हो चुका था. और नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि आपकी थी क्वांटम कंप्यूटर. अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते जाएंगे, इनके एडवांटेजेस इनके डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करते जाएंगे और फीचर्स भी. यहाँ आपको और एक शॉर्ट फॉर्म में ताकि आप ईयर बाय उनको याद रख सकें हमने एक छोटा सा पिक्चर आपके साथ शेयर किया है जिसमें आपको दिख रहा है कि 1940 से लेकर 2020 के बीच की हम फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन का एक स्लॉट आपके सामने है जिसमें 1940 से लेकर 1956 फर्स्ट जनरेशन जिसकी स्पेशलिटी आपकी क्या थी वैक्यूम ट्यूब. नाउ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1956 से लेकर 1963 तक चली विथ स्पेशलिटीज़ की क्या थी ट्रांजिस्टर. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो कि थे 1964 से लेकर 1971 तक स्पेशलिटी क्या थी इंटीग्रेटेड सर्किट सिस्टम. नाउ दी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो चले 1972 से लेकर 2010 तक एंड इनकी स्पेशलिटी क्या थी माइक्रो प्रोसेसर. नाउ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि हम कहेंगे कि अभी तक हमारी चल रही है वो जनरेशन आपकी थी स्टार्ट 2010 से जिसकी स्पेशलिटी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं. ये स्टूडेंट्स मैंने आपको जो आर्किटेक्चर यहाँ शो किया है डायग्राम शो किया है इससे आपको याद रखने में ईजी रहेगा. नाउ देखते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिसका पीरियड था 1940 से लेकर 1956 का. इस टाइम के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हुआ करते थे. ठीक है, इस टाइम के जो कंप्यूटर थे वो कैसे थे, यहाँ पर जो भी आपका इनपुट लिया जाता था वो पंच कार्ड पेपर सिस्टम पे होता था और आउटपुट भी आपको डिस्प्ले प्रिंट आउट के फॉर्म में होता था. फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे वो बाइनरी कोड कॉन्सेप्ट पे काम करते थे. यानी बाइनरी कोड यानी हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, बाइनरी कोड यानी कि 0 और 1 फॉर्म में यानी डिजिटल फॉर्म में. यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उस टाइम के कंप्यूटर्स के आपको. नाउ दी एडवांटेज की बात करें तो ये जो कंप्यूटर थे ये अपना टास्क कुछ मिली सेकेंड्स में ही परफॉर्म करके देने में कैपेबल थे. ये कंप्यूटर की कैलकुलेटिंग फास्ट हुआ करती थी, कुछ ही टाइम में बहुत सारा काम कर लेते थे. वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी जो थी उसकी वजह से बेसिकली ये जो हुई है पॉसिबल वो हुई इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर की वजह से. ठीक है, वैक्यूम ट्यूब यहाँ पे एक ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हुआ करता था उस टाइम में, कोई इलेक्ट्रॉनिक दूसरा डिवाइस या दूसरा कोई कंपोनेंट नहीं था, ओनली वैक्यूम ट्यूब उस टाइम अवेलेबल था. नाउ द डिसएडवांटेजेस, इसका साइज़ बहुत हैवी हुआ करता था, अनरिलायबल थे. अनरिलायबल का मतलब आप समझते हैं, रिलायबिलिटी हमने पढ़ा है कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में, उसकी फीचर्स में हमने देखा था कि रिलायबिलिटी क्या होता है. नाउ द एयर कंडीशनर, यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी एयर कंडीशनिंग की. क्यों? क्योंकि बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करते थे, ये भी इनका एक ड्रॉबैक था. पोर्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं थी यानी आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे यानी इसमें कुछ चेंजेस कर सके, पोर्टेबल कर सके, ऐसे सिस्टम नहीं थे. यानी आपको वहीं बैठ कर ही काम करना पड़ेगा. नाउ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1956 से लेकर 1963 तक चले. इस टाइम के कंप्यूटर जो कि डेवलप हुए थे वो हुए थे बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी. फर्स्ट जनरेशन से यदि हम इसका कंपैरिजन करें तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो चुका था. फर्स्ट जनरेशन में जितना टाइम लगता था अपने टास्क को परफॉर्म करने में वो टास्क
अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बहुत कम टाइम में कर लेता था, यानी अब यहाँ पर कम टाइम लगता था। एग्जाम्पल अगेन स्टूडेंट्स आपको दिए हैं हमने उस टाइम के कंप्यूटर्स के यहाँ पर। नाउ दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में साइज छोटा हो गया था एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, और काम करने की जो कैपेबिलिटी थी वो फास्ट थी, और कम टाइम में ज़्यादा टास्क जनरेट करने की कैपेबिलिटी यहाँ आ चुकी थी, यानी जो मिली सेकेंड में काम हमारा फर्स्ट जनरेशन कर रही थी वो माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट हो चुका था। हीट कम जनरेट करते थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। रिलायबिलिटी का ऑप्शन जो एक पॉइंट था हमारा फर्स्ट जनरेशन में कि वहाँ पे सिस्टम रिलायबल नहीं हुआ करते थे, तो यहाँ पर रिलायबिलिटी थी कि आपके सिस्टम को आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से उसमें अप डाउन चेंजेस कर सकते थे, वो रेस्पेक्टिव आउटकम उसी फॉर्मेट में आपको जनरेट करके देंगे। पोर्टेबिलिटी, आप पोर्टेबल सिस्टम नहीं हुआ करते थे पहले के टाइम में, यानी फर्स्ट जनरेशन में, तो यहाँ पर आपको बेटर पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन मिला, और हार्डवेयर फेलियर के चांसेस यहाँ पर बहुत कम हुआ करते थे। नाउ डिसएडवांटेजेस, यहाँ पर मेंटेनेंस बहुत रिक्वायर हुआ करता था। जब भी आप कोई टास्क कर रहे सिस्टम पे तो मशीन कंटिन्यूसली मेंटेनेंस मांगती थी। एयर कंडीशनर यहाँ पर अभी भी लगते थे, हीट कम प्रोड्यूस करते थे, लेकिन स्टिल एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट थी आपकी। यहाँ पर मैनुअल असेंबलिंग लगती थी, पूरा डेटा जो भी आप बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, इनपुट देंगे, उसके लिए पूरी फंक्शनल यूनिट जो थी वो आपको किस टाइप की ज़रूरत थी, उसके लिए मैनुअल असेंबलिंग की, पूरा मैनुअली आपको करना पड़ता था। दूसरा, कमर्शियल प्रोडक्ट जो था आपके, इसके थ्रू कोई भी कमर्शियल प्रोडक्शन यदि करना हो तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था, और यदि हो भी पाता था तो वो बहुत कॉस्टली हुआ करता था। नाउ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन का जो पीरियड था वो था 1963 से 71 के बीच का। इस टाइम में आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, यानी आईसी चिप सिस्टम आ चुका था। साइज़ कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड से तो थर्ड का और स्मॉल हो चुका था। हीट प्रोड्यूस जो करते थे फर्स्ट और सेकंड के कंप्यूटर, यहाँ पे वो और आपका कम हो चुका था। अब इसके साथ साथ मेंटेनेंस कॉस्ट जो थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की वो बहुत लो हुआ करती थी, ठीक है। दूसरा, इस टाइम के जो कंप्यूटर थे वो कमर्शियल यूज़ किए जा सकते थे। अगेन आपको कुछ एग्जांपल दिए इस टाइम के कंप्यूटर्स के हमने। नेक्स्ट, एडवांटेजेस की बात करें तो साइज़ स्मॉल था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर, और ये जो कंप्यूटर थे कंप्यूटेशनल टाइम को रिड्यूस करने में कैपेबल थे। अब जो चीज़ आपकी माइक्रो से कुछ मिनी सेकेंड्स में आई थी, मिनी से माइक्रो में आई थी, माइक्रो से अब वो और नैनो सेकेंड्स में चली गई। हीट प्रोड्यूस जो थी यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू हम देखें सेकंड जनरेशन, जैसे फर्स्ट वाले सिस्टम तो बहुत हीट प्रोड्यूस करते थे, सेकंड में थोड़ी कम हुई, और थर्ड में आके वो और कम हो गई। रिलायबिलिटी कम, जैसे हमने बोला सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थोड़े से रिलायबल हुआ करते थे, बट यदि कंपेयर करें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का तो वो और ज़्यादा रिलायबल हो चुके थे। नाउ मेंटेनेंस कॉस्ट अगेन यहाँ पर लो थी, हार्डवेयर फेलियर के चांसेस न के बराबर थे, पोर्टेबिलिटी इनकी अच्छी थी, पावर जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी वो लेस थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। नाउ द डिसएडवांटेजेस, यहाँ पर कुछ केसेस में एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट रहा करती थी, चूँकि इसका सर्किट सिस्टम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता था, तो हैंडल विथ केयर यहाँ पर सिस्टम को आपको करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आईसी लगी हुआ करती थी, यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप लगा करती थी, इसीलिए इसका जो सर्किट सिस्टम था वो सोफिस्टिकेटेड था, उसको आपको हैंडल केयर से करना पड़ता था। नाउ तो आपकी, अब हम बात करें नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की, जो आपकी आई फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो थे आपके 1972 से लेकर 2010 तक चले। इस टाइम में आपके माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करते थे, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले उस टाइम के कंप्यूटर्स हुआ करते थे। कॉस्ट भी इनकी बहुत रिड्यूस हो चुकी थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन यदि हम देखें तो। और इसके साथ एडवांटेजेस क्या थे? कॉस्ट लो थी मशीन की, स्पीड हाई थी, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा थी, साइज़ स्मॉल था, लेस पावर कंज्यूम करते थे, फ्लॉपी डिस्क एज अ स्टोरेज डिवाइस यूज़ किया जाने लग गया था, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इम्प्रूव हुई, हार्डवेयर फेल्योर होता ही नहीं था यहाँ पर, न के बराबर था, हीट जनरेशन भी आपका निग्लिजिबल हो चुका था, चीपेस्ट थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर्स। नाउ द डिसएडवांटेजेस, यहाँ पर भी अभी आईसी हुआ करती थी,
तो डिसएडवांटेज जैसा हमने यहाँ लिखा है कि हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आईसी चिप्स, तो ये एक इसका ड्रॉबैक था। नाउ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर था वो था 2010 से स्टार्ट हुआ और अभी तक वो चल रहा है। इस टाइम के कंप्यूटर जिसे हम कह सकते हैं हाईटेक टेक्नोलॉजी, वो वाले सिस्टम आ चुके थे जिनका यूज़ किसी एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित न रहकर लार्ज स्केल पे हो गया था। इस टाइम के कंप्यूटर की काम करने की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी थी वो बहुत हाई थी, लार्ज मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी थी और किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी जो थी वो कितनी थी, वो काफ़ी हाई हुआ करती थी। और इस टाइम के जो कंप्यूटर थे वो आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हुआ करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटर, ये सब आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड कंप्यूटर हुआ करते हैं। नाउ द एडवांटेजेस की बात करें तो स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा थी, लॉन्ग बिट प्रोसेसर हुआ करते हैं इनके, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे डेवलप्ड सिस्टम हुआ करते थे ये। नाउ नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर जो है इसके 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं और 5 मेजर ऑपरेशंस भी होते हैं। कंपोनेंट क्या क्या हो गए? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट। दीज आर द कंपोनेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके 5 ऑपरेशन हो गए मेन, यानी इनपुट लेना, डेटा को स्टोर करना, प्रोसेसिंग करना, कंट्रोल करना और आउटपुट जनरेट करना। ठीक है, वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इनपुट, यानी कि जो भी डेटा यूज़र दे रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र दे रहा है, जो भी प्रोग्राम यूज़र दे रहा है कंप्यूटर सिस्टम को, इनपुट यूनिट क्या करती है, वो सारा डेटा लेती है और उसको प्रोसेसिंग करने के लिए सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज्ड करती है। नाउ द स्टोरेज, स्टोरेज का काम क्या होता है? पूरे डेटा को सेव करना और इंस्ट्रक्शन रेडी करना कि अगला टास्क क्या होगा। नाउ द प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा, यानी किस टाइप के आपको टास्क परफॉर्म करनी है, अरिथमेटिक करनी है, लॉजिकल करनी है, किस टाइप के डेटा पे कैसा काम करना है, उसको एप्रोप्रिएट सेट में, एप्रोप्रिएट डेटा में कन्वर्ट करके यूज़फुल इंफॉर्मेशन उसकी जनरेट करना, ये कहलाता है प्रोसेसिंग। नाउ द कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग यानी किस टाइप के इंस्ट्रक्शन आए, उन पे कैसा एग्जीक्यूशन करवाना है, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, ये टास्क होता है कंट्रोलिंग का। नाउ द आउटपुट, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने दिए थे यानी यूज़र ने दिए थे, उस पर प्रोसेस करके उसका रेस्पेक्टिव आउटकम जनरेट करना और उस आउटपुट को डिफरेंट आउटपुट यूनिट के थ्रू शो करना, ये काम होता है आउटपुटिंग का। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमने पॉइंट्स स्टडी करे और एक आर्किटेक्चर आपके सामने हमने शो किया जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट यूनिट का कैसे होता है, यानी उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है। जैसे सबसे पहले आप देख पा रहे हो इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? इनपुट लेना, सारे इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेना और स्टोरेज डिवाइस की तरफ भेजना, जहाँ पर पूरा डेटा क्या फंक्शन परफॉर्म करने, कैसे इंस्ट्रक्शन सेट रेडी करने या नेक्स्ट टास्क क्या होगा, इस तरह की पूरी प्रोसेसिंग यहाँ पर अरेंज होगी। नाउ फिर ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आपका प्रोसेसिंग की तरफ। तो प्रोसेसिंग यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अब यहाँ पे काम करेगी, वो काम करेगी विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। यहाँ इंस्ट्रक्शन को रीड किया जाएगा और समझा जाएगा कि उस पर किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। सीपीयू जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, वो ये डिसाइड करेगा कि उस पर कैसे टास्क परफॉर्म होगा और उसका रेस्पेक्टिव आउटपुट कैसे जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नाउ यहाँ से इंस्ट्रक्शन अब आपकी कहाँ फॉरवर्ड हो जाएंगे? आपकी आउटपुट यूनिट की तरफ, और आउटपुट यूनिट क्या कर देगी? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट जनरेट कर देगी। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के डिफरेंट वन बाय वन, जो भी हमने डायग्राम देखा कि वो कैसे काम करती हैं यूनिट। तो इनपुट यूनिट क्या करेगी? इनपुट लेगी, सारे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को लेगी कहाँ से? डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस से। और इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हो गए? जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, इनसे वो इनपुट लेगी और इनपुट डेटा को
आगे के टास्क के लिए फॉरवर्ड करेगी। जैसे वो आपको इसके साथ साथ क्या क्या फीचर प्रोवाइड कर सकती है, डेटा या आपका इमेजेस जो है इसको स्कैन करना, वॉइस रिकॉर्ड करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, ये सब आपके इनपुट डेटा के टास्क होते हैं। नाउ दी आउटपुट यूनिट क्या करेगी, आउटपुट यूनिट उस डेटा को प्रोसेस करेगी और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस यूज़र को उनकी कंप्यूटर पे आउटपुट अवेलेबल कराएगी। आउटपुट अवेलेबल करवाने के लिए वो आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करेगी। वो आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या हो सकते हैं, आपकी डिस्प्ले स्क्रीन, मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर, इन डिवाइसेस के थ्रू आउटपुट जनरेट किया जा सकेगा। नाउ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जस्ट जो भी हमने आर्किटेक्चर में देखा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कुछ फीचर्स होते हैं। क्या, इसे हम कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन, जस्ट आपको अभी बताया। ये ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। सारे डेटा को स्टोर करना, उनका रेस्पेक्टिव रिजल्ट जनरेट करना, इंस्ट्रक्शन को रीड करना, कौन से ऑपरेशन कंप्यूटर की किस किस पार्ट में परफॉर्म होंगे, उन सब का डिसीजन लेना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भी 3 कंपोनेंट होते हैं, मेमोरी, और जिसे आप कह सकते हो स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। स्टोरेज यूनिट यानी आपकी मेमोरी क्या करेगी, सारे इंस्ट्रक्शंस को सेव करके रखेगी। मेमोरी जो कि आपकी मेन मेमोरी होती है, सारा इंस्ट्रक्शन जो होता है वो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी यानी मेन मेमोरी में स्टोर होता है। मेन मेमोरी यानी जिसे आप कह सकते हो प्राइमरी स्टोरेज, या प्राइमरी मेमोरी के साथ उसको आप रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कह सकते हो। ये मेमोरी जो होती है, ये मेमोरी बेसिकली 2 टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये सब डिपेंड होता है इसके साइज, कैपेसिटी और पावर कैपेबिलिटीज़ पर। ठीक है, डिफरेंट यूनिट डिफरेंट फंक्शन करती है। प्राइमरी यूनिट जो कि मेन मेमोरी होती है, सारे डेटा को स्टोर करना, जब भी उस इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो उस पर प्रोसेसिंग करवाना, उसका रेस्पेक्टिव रिजल्ट जनरेट करना, फाइनल रिजल्ट दिखाना यूज़र विंडो पे विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, सारे इनपुट आउटपुट को मेमोरी में रखना, ये सब काम होता है आपकी मेन मेमोरी का, स्टोरेज यूनिट का। नाउ द कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का मेन काम क्या होता है, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स तक वो सारे ऑपरेशन पहुंचाना जो उस एक्चुअल डेटा पे उन्होंने परफॉर्म किए हैं, यानी उस इनपुट डेटा पे उन्होंने परफॉर्म किए हैं, यानी उस पूरे डेटा का ट्रांसफ़र, उसकी पूरी कंट्रोलिंग करना, इंस्ट्रक्शन कौन से कब कैसे परफॉर्म होंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, वो देखना, सारे यूनिट कंप्यूटर उसको मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना, इसके साथ जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो मेमोरी से लेना, उस डेटा को दिखाने के लिए या उस डेटा पे प्रोसेस करने के लिए, कम्युनिकेशन करना विद इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, और उसका रिजल्ट शो करना कहाँ से, स्टोरेज यूनिट से। ये पूरा प्रोसेस होता है आपकी कंट्रोल यूनिट का। नाउ ALU जो है उसके सब कैटेगरी होती है 2, अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक में क्या होंगे, सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, या आपका स्क्वायर रूट निकालना, या आपका क्यूब रूट सॉल्व करना, ये सारा सेक्शन होता है अरिथमेटिक यूनिट के अंदर। नाउ द लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन क्या होंगे, इसमें लॉजिक और ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, जैसे कंपेयर करना, कुछ चीज़ों को मैच करना, मर्ज करना, सिलेक्शन करना, ये सब होता है लॉजिक ऑपरेशन। तो अरिथमेटिक यूनिट आपका क्या करती है, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट की। कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इनपुट लेना, डेटा स्टोर करना, प्रोसेसिंग करना डेटा की, आउटपुट इन्फॉर्मेशन देना और कंट्रोल फ्लो जनरेट करना। इनपुट क्या करेगा, उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि जब जो आपकी इंस्ट्रक्शन को लेने की, देने की, यानी इनपुट यूनिट को अंदर देने की प्रोसेस होती है वो कहलाती है इनपुट देना। स्टोर डेटा, यानी आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो भी डेटा दिया है उस पर प्रोसेसिंग जनरेट करना कि क्या टास्क अब कैसे होगा, वो पूरा इंस्ट्रक्शन सेट और डेटा को सेव करने का काम होता है आपका स्टोर डेटा में। प्रोसेसिंग डेटा, उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसको यूज़फुल डेटा में कैसे कन्वर्ट करें, ये सब काम होगा आपका प्रोसेसिंग डेटा में। ना आउटपुट इन्फॉर्मेशन, आउटपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर की स्क्रीन पर यानी यूज़र की विंडो पे आउटपुट जनरेट करना। नाउ द कंट्रोल दी वर्क फ्लो, यानी पूरे डेटा को एक सिस्टमैटिक मैनर में, सिक्वेंशियल मैनर में कब कैसे एग्जीक्यूट, कौन सा ऑपरेशन होगा, उसका रेस्पेक्टिव आउटपुट कब जनरेट होगा, किस सीक्वेंस में होगा, ये प्रोसेस करना, ये होता है कंट्रोल दी वर्क फ्लो। तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर।